हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया। आज जो आपके सामने एक मैं फॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं इस न्यूमेरिकल की बात करूँ तो ये एग्जाम्पल है अशफाक हुसैन बुक का। और ये एकेटीयू की अगर मैं बात करूँ तो सेम एग्जाम्पल एकेटीयू एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए बिना देर करे हम डिस्कशन करते हैं इसमें कि हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें कि ड्रॉ द सीक्वेंस नेटवर्क फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर। यहाँ पर जो है ना एक वन लाइन डायग्राम शोन है जिसका आपको सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस। और उसके बाद आपको डिटरमाइन करना है फॉल्ट करंट। केस वन कौन सा है, जब लाइन डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, और दूसरा है जब लाइन टू लाइन फॉल्ट। और ये जो फॉल्ट हो रहा है, ये फॉल्ट हो रहा है एट दिस पॉइंट एफ। और पर यूनिट रिएक्टेंस यहाँ पर दिए हुए हैं सबके, जनरेटर वन, जनरेटर टू, लाइन वन, लाइन टू, T1 एंड T2, इन सबके ट्रांसफार्मर वन एंड टू, इन सबके पर यूनिट रिएक्टेंसेस गिवन है। तो अगर मुझे सबसे पहले वन लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, वो सॉरी सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है, तो मैं सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। तो अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूं तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए यहाँ देखिए ये जनरेटर है। तो यहाँ जनरेटर का कुछ पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस होगा। तो मैंने ये जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, और जब भी जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा एक ईएमएफ इन सीरीज विद रिएक्टेंस कनेक्ट होता है। और ये हमारे रेफरेंस बस है। इसके बाद फिर हम पहुंचेंगे ट्रांसफार्मर पर, तो एक ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। ट्रांसफार्मर के बाद जब हम आगे जाएंगे तो दो लाइंस हैं, दो लाइन के पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंसेस। फिर लाइन के बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। एंड देन जब जनरेटर टू पर पहुंचे तो इसका पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, एंड इट इज इन सीरीज विद एन ईएमएफ सोर्स। पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है हमें। जनरेटर वन के लिए इसकी वैल्यू है ये 0.3। जनरेटर इसका ट्रांसफार्मर के लिए इसकी वैल्यू है 0.12। फिर जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके लिए इसकी वैल्यू गिवन है 0.3, ये वैल्यू भी गिवन है 0.3। और जब ट्रांसफार्मर टू पर पहुंचेंगे तो इसका पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस जो गिवन है 0.1। जनरेटर टू में इसका पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है 0.25। तो ये हमने इसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ कर लिया। और इसमें मैं यहाँ पर भी फॉल्ट के लिए, चलो अभी मैं डिस्कशन करूंगा कि फॉल्ट के लिए हमें क्या करना है। देन इसके बाद अगर मैं नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करता हूं इसका, तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क एज इट इज होता है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के, केवल और केवल ये डिफरेंस आएगा कि इसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं होगा। तो मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली। देन negative sequence reactance of generator 1, negative sequence reactance of transformer, then इसके बाद negative sequence reactance of line 1, line 2, इसके बाद transformer, and फिर generator 2 का negative sequence reactance। वैल्यू हमें मालूम है, यही गिवन है। तो जनरेटर 1 के लिए जो नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है ये 0.2। ट्रांसफार्मर के लिए जो ट्रांसफार्मर वन है इसका जो रिएक्टेंस है दैट इज 0.12 नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। और जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका, क्योंकि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस दोनों जो है ना यहाँ पर हमें गिवन है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तो लाइन का जो नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है 0.3, ट्रांसफार्मर 2 का है 0.1 एंड जनरेटर 2 का गिवन है 0.15। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस। अभी जीरो अब हमें ड्रॉ करना रह गया है, तो अब मैं ड्रॉ करता हूं इसके बाद जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क जब मैं ड्रॉ करूंगा तो मैं सबसे पहले मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, पहले देखूंगा कि जनरेटर कैसा कनेक्टेड है। स्टार कनेक्टेड है जनरेटर और न्यूट्रल ग्राउंडेड है बट विदाउट एनी रिएक्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, जो जनरेटर का जो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है, दिस जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस विल बी कनेक्टेड विद ग्राउंड। आगे बढ़ूंगा, मैं पहुंचूंगा ट्रांसफार्मर पे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस ड्रॉ कर लिया। देखा कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है स्टार विद न्यूट्रल ग्राउंडेड है, इट मींस ये इस तरह इससे कनेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल ग्राउंडेड है, तो ये यहाँ इससे कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन पर गया तो ट्रांसमिशन लाइन का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, देन लाइन 2 का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस। इसके बाद जो ट्रांसफार्मर 2 है उसका मैंने जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस ड्रॉ किया। ये भी देखा कि इसकी प्राइमरी जो है ना स्टार न्यूट्रल ग्राउंडेड है, इट मींस ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखा मैंने कि यहाँ पर इसकी जो सेकेंडरी है ये न्यूट्रल ग्राउंडेड है, तो ये आगे कनेक्ट हो जाएगा। अब देख रहा हूं मैं कि यहाँ पर जनरेटर का ये जनरेटर के जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस से कनेक्ट हुआ और जो जनरेटर क्या है स्टार कनेक्टेड है बट इसका न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है, तो ये जो टर्मिनल है इसका, दिस टर्मिनल विल रिमेन ओपन एंड इट विल नॉट बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अब मैं जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ। जनरेटर का जो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है दैट इज 0.05। इसके बाद जो जो है ना ट्रांसफार्मर 1 का है 0.12, लाइन 1 का है 0.7, लाइन 2 का भी 0.7 और जो ट्रांसफार्मर 2 है इसका है 0.1। जो जनरेटर का जो दिया है जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस जनरेटर 2 ये है 0.03। अब ये तो हमने इस न्यूमेरिकल में आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आता है कि फॉल्ट अकर हो रही है इफ पॉइंट एफ। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली दिस पॉइंट इज फॉल्ट पॉइंट। हम सारे नेटवर्क में चाहे पॉजिटिव नेटवर्क हो चाहे नेगेटिव जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हो, तो ये हमारा F1, ये F2 और ये F0 मीन्स दिस इज फॉल्ट पॉइंट। अब इस फॉल्ट पॉइंट की एक्चुअली जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि इस फॉल्ट पॉइंट की वजह से ही इस फॉल्ट पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इस पूरे नेटवर्क में कि देखेंगे कि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और या कहें जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस कितने होंगे। तो इन केस ऑफ फॉल्ट फाइंड करते हैं हम सबसे पहले Z1। तो अगर मैं Z1 फाइंड कर रहा हूं यानी पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, तब आप देखिए कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर फॉल्ट हो रही है। अब मैं यहाँ पर अगर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क फाइंड करूं, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस फाइंड करूंगा, तो इस पर अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस क्या होगा, ये 0.12 और 0.3 ये दोनों कैसे होंगे सीरीज में कनेक्टेड। फिर ये 0.3 और 0.3 पैरेलल में कनेक्टेड है, ये इसके साथ 0.1 के साथ सीरीज में है और ये जो है ना कितना है 0.25 इसके साथ सीरीज में। और ये जो इक्विवेलेंट है ये कंप्लीट इक्विवेलेंट और ये कंप्लीट इक्विवेलेंट, अगर मैं इसको कहता हूं Z1A और ये है Z1B, तो Z1 will be equal to Z1A in parallel with Z1B, क्योंकि ये Z1B
और Z1A कितना होगा, दिस Z1A दिस विल बी इक्वल टू J, मैं कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि ये सारे रिएक्टेंस हैं, 0.12 प्लस 0.3 एंड Z1B दिस विल बी इक्वल टू, ये 0.3 पैरेलल में है तो इसको मैं सीधा लिख दूं 0.3/2, तो दिस विल बी J 0.3/2 प्लस 0.1 प्लस 0.25। तो अब Z1A और Z1B जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू J 0.42, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा Z1B को तो दिस विल बी इक्वल टू J 0.5, 0.25 और 1.35 और ये 0.15, so ये 0.5, so Z1 will be equal to J 0.42 in parallel with J 0.5, इसको सॉल्व करते हैं, so this will be equal to J 0.22826 पर यूनिट। ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इन केस ऑफ फॉल्ट एट पॉइंट F। अभी हमने केवल फॉल्ट कंसीडर किया, किस टाइप का फॉल्ट है इसका सीक्वेंस इम्पीडेंस से कोई मतलब नहीं है, वो उसका किस टाइप की फॉल्ट है उसका फर्क पड़ेगा करंट पर, फॉल्ट करंट पर। तो अब मुझे Z2 कैलकुलेट करनी है। Z2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो Z2 की जो वैल्यू है इसमें आप देखोगे कि जे जो है 0.12, ये इसका भी अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा, क्यों, ये जो है ना दिस, ये जो कंप्लीट इम्पीडेंस है 0.12 और 0.2 ये सीरीज में, और यहां से लेके यहां तक का जो भी ये नेटवर्क होगा ये होगा पैरेलल में। तो सपोज ये हो गया आपका Z2A और ये जो है ना Z2B, so this will be equal to Z2A in parallel with Z2B, और Z2A this will be equal to J 0.12 plus 0.2, this will be equal to J 0.32 and Z2B will be equal to, इसमें देखोगे 0.3 ये पैरेलल में है, 0 ये सेम आएगा जो नहीं इसमें चेंज है, यहाँ पर ये 0.15 है, ये 0.25 था, तो मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ इसको, दिस विल बी इन पैरेलल 0.32 0.32, तो ये हो गया, तो Z2V will be equal to, ये 0.3 और 0.3 क्या है पैरेलल में है, तो ये 0.15 और 0.15 ये वाला, तो 0.3 प्लस 0.1 यानी 0.4, तो दिस विल बी J 0.4। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी J 0.32 in parallel with J 0.4, so this will be equal to J 0.1778, ये भी पर यूनिट में। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इस नेटवर्क का, जो हमें नेटवर्क गिवन है इन केस ऑफ फॉल्ट एट F। अब मुझे जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस चाहिए, तो Z0। अब Z0 के लिए आप देखिए कि ये फॉल्ट पॉइंट F है, जब मैं इस फॉल्ट पॉइंट F और इस रेफरेंस के अक्रॉस इम्पीडेंस अगर मैं चेक कर रहा हूं तो देखूंगा कि इसके राइट साइड वाला ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो ओपन है क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं, तो ये इम्पीडेंस तो हमारे लिए क्या होगा, बेकार, इतना पोर्शन।
अब मेरे पास केवल और केवल कौन सा बचेगा जीरो सीक्वेंस सर्किट में, ये जो इम्पीडेंस है केवल इतना बचेगा। सो जेड नॉट विल बी इक्वल टू जे, ये 0.12 प्लस 0.05, सो दिस विल बी इक्वल टू जे 0.17 पर यूनिट। अब हमारे पास फॉल्टी कंडीशन में जेड नोट, जेड वन और जेड टू ये तीनों आ चुके हैं, यानी हमने एट फॉल्ट पॉइंट एफ पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस तीनों ड्रॉ कर लिया, और तीनों पर हमने क्या किया कि तीनों इम्पीडेंसेस कैलकुलेट कर लिए। अब मेरा जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस कौन सा था? फर्स्ट केस में हमें फॉल्ट करंट डिटरमाइन करना था, फॉल्ट करंट। और ये फॉल्ट करंट किस केस में? इन केस ऑफ डबल एल टू ग्राउंड फॉल्ट। अब जैसे ही यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि डबल एल टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में आपको फॉल्ट करंट डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले जो हमने फॉल्ट जो है ना डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पढ़ी थी, उसमें जो भी हमारे फॉल्ट करंट का जो एक्सप्रेशन था वो आपको याद करना पड़ेगा। वो हमने डिराइव कैसे किया था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो हमने इस वीडियो में डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट डिस्कशन किया था। तो मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूँ कि उस केस में जब डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो जो फेज ए में IA1, दिस विल बी इक्वल टू दिस VF अपॉन ZA1 प्लस ZA0 ZA2 अपॉन ZA0 प्लस ZA2। अब ये है हमारा IA1 किस केस में? LLG फॉल्ट में। जब भी हम इस तरीके के न्यूमेरिकल, जब फॉल्ट कंडीशन हम फॉल्ट करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो जनरेटर है वो अपने जो है ना जो उसकी रेटेड वैल्यू है उस पर ऑपरेट कर रहा है। तो रेटेड वैल्यू पर ऑपरेट करने का मतलब जो VF कंसीडर करेंगे, दिस VF विल बी 1 एंगल 0। और यहाँ पर ZA1, ZA0 और ZA2 इनका टाइप ऑफ फॉल्ट से कोई रिलेशन नहीं है। तो जो ये Z1, Z2 या Z0 ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं इम्पीडेंस, ये हर एक फेज के लिए, क्योंकि हम जो है ना पर फेज बेसिस पर इनमें पर यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इन्हीं वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। तो जब इन वैल्यूज को कंसिडर करते हैं तो IA1 will be equal to this IA1, this will be equal to 1 angle 0 अपॉन जो ZA1 है, यानी ये पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, तो इसको मैं लिखूंगा J 0.22826 प्लस, अब जो है ना इन दोनों का प्रोडक्ट बाई सम, तो यहाँ लिखूंगा J 0.1778 multiplied by J 0.17 upon J 0.1778 plus J 0.17। जब इसको आप सॉल्व करते हो इस पूरे एक्सप्रेशन को, सो दिस विल गिव यू माइनस ऑफ J 3.1729। ये माइनस ऑफ J का मतलब है कि दिस विल बी इक्वल टू 3.1729 एंगल ऑफ -90 डिग्री। और ये जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, दिस वैल्यू इज इन पर यूनिट। अब ये जो एक्सप्रेशन है, अभी इस पूरे फॉल्ट में हमें ये इसको हम कंसीडर कर रहे हैं बोल्टेड फॉल्ट या सॉलिड फॉल्ट, इसलिए हमने कहीं भी इसमें जो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में
एक जो जेड जी और जेड एफ लिया था, तो मैं यहीं लिख देता हूं कि जेड एफ इज इक्वल टू 0 एंड जेड जी इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें हमने 0 कंसिडर की हैं। इस केस में जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, वो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, फिर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के बाद इसका एक ये नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क एंड ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो यहां से जो करंट है, ये करंट कौन सा होगा आपका IA1, ये जो करंट होगा ये होगा IA2 और ये जो करंट होगा ये होगा IA0। ये है ZA1, ZA2 एंड ZA0। IA1 आपने फाइंड कर लिया है, IA2 एंड IA0 फाइंड करना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ for IA2 एंड IA0 आप क्या करोगे, यूज करंट डिवीजन रूल। जब करंट डिवीजन रूल लगाओगे तो IA0 दिस विल बी इक्वल टू, ये IA0 फाइंड करना है, ये करंट यहां से आ रहा है, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, ZA0 एंड ZA2 में। सो दिस विल बी इक्वल टू, माइनस साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि माइनस यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिया है इसलिए। तो IA0 दिस IA0 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ IA1, करंट अपोजिट प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है तो ZA2 अपॉन ZA0 प्लस ZA2। इनकी जो वैल्यूज रखोगे, मैं यहाँ जो है ना वीडियो की लेंथ कम करने के लिए इनके वैल्यूज यहाँ नहीं रखना हो क्योंकि आप वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। ये IA1 है, ये ZA2 और ये Z0। तो दिस विल बी इक्वल टू J 0.1 J 1.6, this is J 1.622 per unit. It means this is 1.622 angle 90 डिग्री। सिमिलरली आप IA2 अगर कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल गिव यू एज माइनस ऑफ IA1, ZA2 है तो यहाँ पर हो जाएगा ZA0 क्योंकि ये जो करंट है, अब मैं इस ब्रांच में कैलकुलेट करना है तो अपोजिट इसके जो इम्पीडेंस है दैट इज ZA0 अपॉन ZA0 plus ZA2. This will give you the value as J 1.551 per unit or 1.551 एंगल 90 डिग्री पर यूनिट। तो अब हमने कैलकुलेट किया है पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस करंट इन फेज ए। अभी भी हम फॉल्ट करंट पर नहीं पहुंचे क्योंकि हमें तो चाहिए फॉल्ट करंट इन फेजेस ए बी एंड सी। तो जब ए बी सी फेज में करंट चाहिए, मेरे पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट आ चुके हैं, तो अब मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं फेज करंट, फॉल्ट करंट इन फेज ए बी एंड सी। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा आई ए, तो दिस विल बी इक्वल टू IA0 प्लस IA1 प्लस IA2। जब आप ये सॉल्व करोगे तो देखो IA0 की वैल्यू है 1.622, IA2 की वैल्यू है 1.551 और जो IA1 की जो वैल्यू है, सॉरी IA2 है 1.551 और IA1 है माइनस 3.1729। तो जब आप इन तीनों का सम करोगे तो आपको ये वैल्यू देगा एज 0। अब IA0 का मतलब, जब हमने जब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पढ़ा था तो उसमें हमें पता, ऑलरेडी हमने वहां पर मान के चले थे या हमें पता था कि IA इज इक्वल टू 0 होता है इन केस ऑफ
जब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होती है तब, यानी फेज ए का करंट 0, तो जिसको हमने यहां भी प्रूव कर लिया। अब आई बी जब हमें फाइंड करना है तो दिस विल बी इक्वल टू आई ए नॉट प्लस अल्फा स्क्वायर आई ए वन प्लस अल्फा आई ए टू। अब अल्फा की वैल्यू हमें पता है, मैं एक इसमें वैल्यू पुट करके आपको बता दे रहा हूं, आई ए नॉट यानी 1.622 जे प्लस अल्फा जो होता है, इसको मैं लिखूंगा अल्फा स्क्वायर है तो ये होगा 1 एंगल 240 डिग्री। आप रेक्टेंगुलर और पोलर दोनों में वैल्यू रख के कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आई ए वन और ये है आई ए टू। तो आई ए वन है माइनस ऑफ, यह आपको अगर इसको पोलर में रखना है तो आप लिखोगे 3.1729 एंगल माइनस 90। तो आप या फिर लिख लो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ जे 3.1729 प्लस अल्फा, ये हो गया 1 एंगल 120, और जो आई ए टू आपने कैलकुलेट किया था ये दिस इज मल्टीप्लाइड बाई जे 1.551। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू पोलर में रखी है ये रेक्टेंगुलर में रखी है, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। अदरवाइज इसको भी मैं पोलर में रख सकता था, इसको भी पोलर में रख सकता था और इसको भी पोलर में। तो ये हो जाता 1.622 एंगल 90, 1 एंगल 240, ये 3.1729 एंगल माइनस 90 और ये 1.551 एंगल 90। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते तो जो आई बी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस 4.091 प्लस जे 2.4729। सिमिलरली मैं आई सी कैलकुलेट करता हूँ तो आई सी विल बी इक्वल टू आई ए नॉट प्लस अल्फा आई ए वन प्लस अल्फा स्क्वायर आई ए टू। इनमें मैं वैल्यू पुट करके नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप सीधा वैल्यू रखे जब कैलकुलेट करते हैं, सो दिस विल बी 4.091 प्लस जे 2.4729। यहाँ पर अब आपने आई बी और आई सी इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी, इनका मैग्नीट्यूड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आई बी का मैग्नीट्यूड और आई सी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 4.78 पर यूनिट। ये कैसे निकाला है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो अब आपने फॉल्ट करंट फाइंड कर लिए, fault current in all phases in case of line to ground fault। अब जो सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है, दैट सेकेंड पार्ट इज fault current in case of line to line fault। जब लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है तो इस केस में जो करंट का एक्सप्रेशन है, इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब हमने डेरिवेशन किया है लाइन टू लाइन फॉल्ट का। तो यहाँ पर देखेंगे जो करंट जो हमने कैलकुलेट किया था दैट आई ए वन दिस विल बी इक्वल टू वी एफ अपॉन जेड ए वन प्लस जेड ए टू। वी एफ अगर जो है ना हम मान के चल रहे हैं कि जो जनरेटर है वो अपनी रेटिंग पर ही ऑपरेट कर रहा है, रेटेड वैल्यूज पर, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 एंगल 0। और जो जेड ए वन और जेड ए टू हमें वैल्यू गिवन है तो दिस विल बी इक्वल टू जे 0.22826 प्लस 0.1778। this will give you the value as 2.4627 angle minus 90 degree। so this is the value of IA1। और जब मैं लाइन टू लाइन फॉल्ट की बात करता हूं तो उस केस में
आप उसके इक्विवेलेंट सर्किट को याद कीजिए, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, और इसके पैरेलल में जो कनेक्ट होता था वो होता था जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, सॉरी नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क क्योंकि जीरो सीक्वेंस करंट इसमें होता है जीरो, सो ZA1 एंड ZA2। यहाँ पर जो करंट है दैट इज IA1, और यहाँ जो करंट है दिस विल बी IA2। तो IA2 की जो वैल्यू होती है दैट IA2 दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ IA1। तो जब आपने IA1 कैलकुलेट कर लिया है तो दिस विल बी इक्वल टू 2.4627 एंगल 90 डिग्री, और जो IA0 है दैट IA0 इज इक्वल टू 0। अब जब मेरे पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आ चुके हैं, अब मुझे चाहिए फॉल्ट करंट इन ऑल फेजेस। तो मैं कैलकुलेट करूंगा क्या फॉल्ट करंट इन फेज ए, दिस IA विल बी इक्वल टू IA0 प्लस IA1 प्लस IA2। सो दिस, जैसे ही जब आपने IA2 इन तीनों को सम करोगे सो दिस विल बी इक्वल टू 0। अगेन अगर मान लीजिए फॉल्ट हो रही है इन फेज बी एंड सी, फॉल्ट इज इन फेज बी एंड सी, तो ऑब्वियसली दैट IA विल बी इक्वल टू 0। तो वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे IB चाहिए, तो IB विल बी इक्वल टू IA0 प्लस अल्फा स्क्वायर IA1 प्लस अल्फा IA2। मैं विदाउट वैल्यू रखे हुए यहाँ पर मैं आपको सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ, जिससे जो है ना ये वीडियो की लेंथ थोड़ी सी कम हो पाए। दिस विल बी इक्वल टू -4.266 पर यूनिट, and IC will be equal to IA0 plus alpha IA1 plus alpha square IA2. This will be equal to 4.266 पर यूनिट। अगेन अब मैं अगर फिर से आप यहाँ पर रिलेशन देखोगे कि अगर फॉल्ट इन फेज बी एंड सी होती थी, लाइन टू लाइन फॉल्ट, उस टाइम पर IB की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ IC, जो हम यहाँ पर प्रॉपरली प्रूव कर पा रहे हैं। तो अब इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हमने दोनों केस में, चाहे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो या फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट हो, फॉल्ट करंट फाइंड कर लिए आफ्टर ड्राइंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के और न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, और चैनल से जुड़ने के लिए आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है, और वीडियो को लाइक करना है। अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।